दो बैलों की कथा, लेखक प्रेमचंद। आज हम इस कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। कक्षा 9 हिंदी ए क्षितिज भाग 1 पाठ 1 दो बैलों की कथा, लेखक प्रेमचंद। प्रस्तुति निरुपमा कुमारी, रामरुद्र +2 उच्च विद्यालय, चास, बोकारो। कहानी के विषय में चर्चा करने से पहले आइए हम प्रेमचंद को जानते हैं। इससे पहले की कक्षाओं में भी आपने इनकी कहानियाँ पढ़ी हैं। इनका जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। इनका मूल नाम था धनपत राय। इनका बचपन अभावों में बीता और शिक्षा BA तक ही हो पाई। इन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मानसरोवर, जो कि इनकी कहानियों का संग्रह है। यह 8 भागों में प्रकाशित है। इसके अलावा इन्होंने कई उपन्यास लिखे हैं, जैसे सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान इत्यादि। इन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन भी किया है, जैसे हंस, जागरण, माधुरी इत्यादि। प्रेमचंद के कथा का साहित्य बहुत व्यापक है। इसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। इनकी भाषा सरल, सजीव और मुहावरेदार है तथा उन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। प्रेमचंद की कहानियाँ संदेशप्रद होती हैं। वे समाज को सही राह दिखाने वाली होती हैं। दो बैलों की कथा भी मुंशी प्रेमचंद की ऐसी ही एक कहानी है, जिसमें कथा के माध्यम से उन्होंने अपने विचार सामने रखे हैं। इस कहानी में झूरी अपने 2 बैलों के साथ गांव में रहता था। बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों बैल डील डॉल में अच्छे और काम में चौकस थे। इतना ही नहीं, दोनों के बीच मानो भाईचारे की डोर बंधी हो। दोनों बैलों के अपने मालिक के प्रति अगाध श्रद्धा है। झूरी का साला गया इन बैलों को अपने घर लेकर जाता है। वह इन पर काफ़ी अत्याचार करता है और इनसे सौतेला व्यवहार करता है। एक छोटी सी बच्ची वहाँ से भगाने में इनकी मदद करती है। वहाँ से भागने के बाद ये दोनों पकड़े जाते हैं और कांजी हाउस में बंद कर दिए जाते हैं। वहाँ पशुओं की हालत, मनोस्थिति, हीरा और मोती के संबंध की घनिष्ठता और परोपकार की भावना का भावपूर्ण चित्रण है। इसका अंत बहुत ही सुखद है, जहाँ पर एक साथ 3 दृश्य उपस्थित होते हैं। एक, बैलों का अपने मालिक से मिलना। दूसरा, उसके मालकिन का बैलों के प्रति बदला हुआ व्यवहार। और तीसरा, गांव के बच्चों द्वारा इन बैलों का सत्कार किया जाना। इस प्रकार यह कहानी एक सुखद अंत के साथ समाप्त होती है। इस कहानी के 2 प्रमुख बिंदु हैं। पहला, कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन। कहानी में आपने देखा होगा कि जिस तरह दोनों बैलों के साथ झूड़ी का संबंध है, उसकी पत्नी का संबंध है, अगल बगल के लोगों का संबंध है, ये पूरे समाज को एक भावात्मक रूप में बांधता है और ये उस परिवेश में और ज़्यादा गहरा हो जाता है जहाँ पर बैलों की उपयोगिता खेती और परिवहन से संबंधित है। दूसरा बिंदु है, स्वतंत्रता सहज नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। आपने देखा होगा कि प्रेमचंद ने बैलों के माध्यम से इस भाव को पूरी तरह से उजागर किया है। हीरा और मोती अपनी स्वतंत्रता के लिए कितना संघर्ष करते हैं। खास तौर से जब कांजी हाउस का दृश्य दिखाया गया है, तो वहाँ उन्होंने स्वतंत्रता के लिए किस तरह से संघर्ष किया और स्वतंत्रता के अभाव में मृतप्राय जो जानवर थे उन्हें किस तरह उकसाकर उन्हें बाहर करना पड़ा, ये इस चीज़ की ओर संकेत करता है। कहानी के मुख्य पात्र। इस कहानी में कुछ पात्र प्रमुख रूप से उभर कर सामने आए हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं हीरा और मोती। जैसा कि आप जानते हैं, ये दोनों बैलों के नाम हैं। इसके बाद झूरी काची, जो कि मालिक है। झूरी की पत्नी, झूरी का साला गया, जो कि बैलों को अपने यहाँ लेकर जाता है और उसके दुर्व्यवहार से तंग आकर बैल
उसके साथ रहना नहीं चाहते हैं उसके सौतेले व्यवहार को देखकर, और वहाँ से वे भागने की कोशिश करते हैं। इसके बाद है गया का भाई भैरव। यहाँ पर थोड़ी सी ही चर्चा इनकी आई है, और इनकी बेटी भैरव की बेटी, इसका किरदार ख़ास तौर से उभर कर आता है जब वो बच्ची बैलों के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करती है, और उसकी दी हुई 2 रोटियों से भूख तो क्या शांत होगी, लेकिन उस स्नेह से बैलों के मन को ज़रूर शांति मिलती है। कहानी की शिल्पगत विशेषताएं। व्यंग। कहानी की शुरुआत व्यंग से होती है। व्यंग का जन्म समस्याओं से ही होता है। दूसरा बिंदु, विविध संदर्भ। यहाँ पर लेखक ने एक ही पंक्ति में अलग अलग संदर्भों का प्रयोग किया है। जैसे उन्होंने ऋषियों के गुणों की बात कही है, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है, क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। अभी यहाँ पर भी एक अलग संदर्भ है। इसके बाद यहाँ एक और संदर्भ है, कहते हैं कि अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है, एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। अब इन सभी वाक्यों के पीछे कोई ना कोई संदर्भ छुपा हुआ है। जब तक हम उस क्रांति के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम उनके वो क्या व्यक्त करना चाहते हैं इस बात को भी समझ नहीं पाएंगे। अगला बिंदु है मनुष्य और पशु में भाषा का समान संचार होना। यहाँ पर कहानी इस तरह से चलती है कि बैलों की भाषा भी मनुष्यों के जैसी है, और दोनों के बीच परस्पर भाषा का संवाद जो है वो बिल्कुल एक जैसा होता है। चौथा बिंदु है ग्रामीण परिवेश के शब्द पछाई, गिरांव, चोकर, खली, भूसी इत्यादि का प्रयोग। इन सारे शब्दों के अर्थ से जो ग्रामीण संदर्भ के बच्चे हैं वो आराम से परिचित हैं और वो इन शब्दों के अर्थ को जान सकते हैं, लेकिन जो शहरी परिवेश के बच्चे हैं उनके लिए यह शब्द नया होगा। जैसे पछाई, यह बैलों की एक जाति है। पश्चिम की तरफ के जो बैल होते हैं वो कदकाठी में ऊंचे होते हैं, डील डॉल में ऊंचे होते हैं, उस जाति का नाम पछाई है। इसी तरह गिराव, बैलों के गले में बांधी जाने वाली रस्सी को गिरांव कहते हैं। चोकर, खली, भूसी, इस तरह के अनेक शब्द आए हैं जो ग्रामीण परिवेश के हैं और इन्हें आज के युग में हर किसी को जानने की आवश्यकता है। अगला बिंदु है संवाद का प्रयोग। कहानी को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने जगह जगह पर संवाद का प्रयोग किया है और यह इस कहानी को जीवंत बनाता है। अंतिम बिंदु है पात्रों के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करना। आपने देखा होगा कि कहानी में कई सारे विचार आए हैं लेखक के, जिसको उन्होंने पात्रों के माध्यम से व्यक्त किया है। कभी बैलों के माध्यम से, कभी झूरी के माध्यम से, कभी उसकी पत्नी के माध्यम से उन्होंने अपने विचारों को सामने रखा है। अब प्रेमचंद ने पात्रों के माध्यम से अपने विचारों को किस तरह से व्यक्त किया है, इसका एक सीधा उदाहरण देखते हैं कि उन्होंने बैलों के माध्यम से नीति विषयक मूल्यों को सामने रखे हैं। उन्होंने कहा है कि एकता में शक्ति होती है, सच्चे मित्र मुसीबत में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं, आज़ादी मूल्यवान है, इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़ा से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए, स्त्री जाति का सम्मान करना चाहिए। आपने कहानी में कई ऐसे बिंदु देखे होंगे जहाँ से ये मूल्य उभर कर सामने आते हैं। इस कहानी में कुछ मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है। कहानी पढ़ते हुए आपने उसके अर्थ को जाना होगा, एक बार फिर से हम उसे दोहराते हैं। पहला मुहावरा, हिम्मत हारना, अर्थ निराश होना। टकटकी लगाना यानी निरंतर देखना। जान से हाथ धोना यानी मर जाना। ईंट का जवाब पत्थर से देना यानी कड़ी प्रतिक्रिया। दांतों पसीना आना यानी कठिन परिश्रम करना। इस पाठ की समझ और बेहतर बनाने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक दिए गए हैं। पहले लिंक को क्लिक करके आप पूरी कहानी सुन सकते हैं। दूसरे लिंक को क्लिक करने से आपको पाठ से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। आशा है आप लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।